इस वीडियो में हम गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी माना गया है। चंद्रगुप्त के पहले के दो गुप्त शासक, जिनके नाम क्रमशः हमें महाराज गुप्त व घटोत्कच गुप्त प्राप्त होते हैं, इन दोनों की उपाधि महाराज थी। महाराज की उपाधि उस समय एक अधीनस्थ शासक की उपाधि मानी जाती थी और चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि हमें महाराजाधिराज की मिलती है। तो इस आधार पर इतिहासकारों ने गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम को स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। उसने अनेक पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तृत और शक्तिशाली बना लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी हमें अनेक गुप्त अभिलेखों से प्राप्त होती है। उनके आधार पे उसकी दो प्रमुख बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो महाराजाधिराज का विरुद्ध जो उन्होंने धारण किया था, उसके आधार पर इतिहासकारों की धारणा बनी है कि वो एक स्वतंत्र नरेश था। दूसरा, लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के साथ उनका विवाह है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी से हुआ। लिच्छवियों का राज्य मगध के उत्तर दिशा में था, जो एक शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त यह भली भांति जानता था कि इस राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए बिना साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। इसका ज्ञान भी अभिलेखों से होता है, इसलिए विवाह गुप्त वंश में अति महत्वपूर्ण माना गया था। यह विवाह है। डॉक्टर अल्तेकर का मानना है कि इस विवाह के परिणाम स्वरूप गुप्त एवं लिच्छवी राज्य संयुक्त हो गए। इसके बाद में इस विवाह की पुष्टि हमें जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं चंद्रगुप्त प्रथम के समय की, उनसे भी होती है। जो स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं उनके अग्रभाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारदेवी के चित्र हैं और उनके नाम अंकित हैं। कुमारदेवी महादेवी की पदवी से अलंकृत है। मुद्रा की दूसरी तरफ लिच्छवे है, उत्कीर्ण है। इससे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था और जब वह महादेवी की उपाधि से विभूषित थी तो चंद्रगुप्त प्रथम निश्चय ही एक स्वतंत्र शासक था। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त के विवाह और उसके महत्व के बारे में। चंद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और चतुर शासक था। उसने अपने पड़ोसी वैशाली तथा नेपाल के शक्तिशाली लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध का गुप्त इतिहास में पर्याप्त महत्व है। कुमारदेवी के संबंधियों की सहायता से ही चंद्रगुप्त सुंदरवर्मन को परास्त कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर सका था। जो लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी थी, उसी के संबंधियों की सहायता से चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय पाटलिपुत्र पे जो शासक था सुंदरवर्मन, उसको परास्त करके अधिकार किया था पाटलिपुत्र पर। इसके अलावा इस विवाह का महत्व हमें चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से भी ज्ञात होता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। इस विवाह का महत्व चंद्रगुप्त की उस मुद्रा से भी जाना जा सकता है, जिसमें एक और लिच्छवियों का और दूसरी ओर चंद्रगुप्त व कुमारदेवी का चित्र अंकित है। चंद्रगुप्त ने यह मुद्रा संभवतः इस विवाह के महत्व को बताने के लिए ही चलाई थी। इस मुद्रा में चंद्रगुप्त प्रथम व कुमारदेवी का एक साथ चित्रित होना इस बात का भी प्रतीक है कि इंग्लैंड की भांति गुप्त साम्राज्य के वे दोनों संयुक्त रूप से स्वामी थे। परिणामतः इस विवाह के उपरांत दोनों राज्यों के संबंध अति घनिष्ठ हो गए। इस विवाह का महत्व बताते हुए एलन महोदय लिखते हैं कि उस समय लिच्छवी जाति भारत में अति प्रतिष्ठित थी। अतः कुमारदेवी के साथ विवाह करने के उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली को विजित इस विवाह के कारण ही कर सका। हालांकि कुमारदेवी के साथ विवाह करने के कारण वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हो गई थी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी और डॉक्टर अल्तेकर आदि का कहना है कि संभवतः इस मुद्रा का प्रचलन इसलिए हुआ कि इस रानी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इस वंश का वैभव बढ़ा। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप ही पाटलिपुत्र का शासक बन गया। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसका लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह था। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करते हैं।
निसंदेह चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी, परंतु इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह एक अति विस्तृत राज्य का स्वामी था। स्मिथ महोदय ने उसके साम्राज्य के विषय में लिखा है कि उसका अधिकार दक्षिणी तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध और इसके आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी था। चंद्रगुप्त के राज्य विस्तार के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार साकेत, प्रयाग तथा मगध उसके राज्य के अंतर्गत थे। श्री कृष्ण स्वामी आयंगर के मतानुसार कुमार देवी से विवाह कर लेने के बाद वैशाली भी उसके अधिकार में आ गई। डॉक्टर मजुमदार ने बंगाल को भी उसके राज्य का ही अंग माना है। चंद्रगुप्त का कोई अभिलेख वहाँ से नहीं मिला है, इसी कारण उसका राज्य विस्तार है वो भी विवादास्पद बना हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं गुप्त संवत की। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त संवत का प्रथम सम्राट था, जिसने अपने पराक्रम से एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस पराक्रम की सूचना देने के लिए उसने एक नवीन संवत की स्थापना की, जो गुप्त संवत के नाम से विख्यात है। इस संवत का आरंभ है वो 319-320 ईस्वी से माना जाता है। यह संवत उसने अपने राज्याभिषेक के समय चलाया था और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हालांकि इस गुप्त संवत के चलाने को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद बने हुए हैं। कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त को भी इसका प्रवर्तक मानते हैं, कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। जैसे कि मध्यकालीन इतिहासकार अलबरूनी लिखते हैं कि शक संवत और गुप्त संवत में 241 वर्षों का अंतर था, और ये कथन है अलबरूनी का, वो ये पुष्टि करता है कि गुप्त संवत का प्रचलन है वो 319 में हुआ और 319 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। इसके अलावा गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने मथुरा अभिलेख में किया है। यह अभिलेख अपना मत व्यक्त करते हैं कि गुप्त संवत का प्रवर्तन चंद्रगुप्त प्रथम ने न करके समुद्रगुप्त ने किया हो और वह गद्दी पर 319 ईस्वी में बैठा हो। कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि गुप्त संवत पराक्रमी चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया और इसकी गणना अपने समय में न कराकर महाराजाधिराज गुप्त के प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि से उन्होंने करवाई थी। लेकिन इन सब बातों से परे जाकर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अलबरूनी है वो शक संवत और गुप्त संवत दोनों में 241 वर्षों का अंतर बताते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्त संवत का प्रचलन है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा हमें चंद्रगुप्त प्रथम की अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिन पे हमें महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त से कुमार देवी आदि का अंकन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में जो जानकारी हमें मिलती है वो बहुत कम है। वो उसकी राजनीतिक उपलब्धियों की हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अतः डॉक्टर R.C. मजुमदार ने लिखा है कि उसके विषय में यह कहना न्यायसंगत होगा कि उसका वाणिज्य अधिराज इतना विशाल था कि वह महाराजाधिराज की पदवी धारण कर सका, और उसके पुत्र के लिए यह संभव हो सका कि वह विजय अभियान पर निकले और एक महान शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाले। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में हम देखते हैं कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके ये निश्चित किया कि वो एक स्वतंत्र शासक था। इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह, जिससे उसे लिच्छवी का जो वैशाली का लिच्छवी राज्य हुआ वो प्राप्त हुआ, और वैशाली के लिच्छवियों के सहयोग से वो सुंदरवर्मा को हराकर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर पाया। इसके बाद में गुप्त संवत का प्रचलन। ये 3 बातें हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप ध्यान रखें कि गुप्त राजवंश जब अपन पढ़ते हैं तो उसके प्रथम 2 शासक हैं, उनके नामों के पहले महाराज शब्द है। महाराज प्राचीन भारत में सामंतों की उपाधि हुआ करती थी, इसलिए हम वो अपन ये देखते हैं कि वो सामंत की स्थिति में ही थे।
गुप्तों को सामंत स्थिति से राजा की स्थिति में लेके आए चंद्रगुप्त प्रथम।